इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं चैनलों को जो यहाँ पे आते हैं चैनल दिखाने उनको गो बैक का नारा लगाते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये लोग। और दूसरी चीज समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं पूछना चाहता हूँ, जब सैफई महोत्सव होता था लंदन से बग्गियाँ आती थी, किसका पैसा लगता था? अब क्यों नहीं बग्गियाँ आ रही लंदन से? अर्थव्यवस्था की बड़ी बात की जाती है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन पर डिपेंड हो गए हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या है भाई साहब? 140 करोड़ में 80 करोड़। आप 2017 से उठा लीजिए, लगातार वैकेंसियां सब लीक हो रही हैं। अभी रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं, 69,000 की भर्ती जो थी। ये जो बता रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, इस गवर्नमेंट में पेपर लीक होता सरकार मान लेती है। सपा गवर्नमेंट में मानती ही नहीं पेपर लीक हो रहा है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है अंबेडकर नगर। हमारी चुनाव यात्रा अब पूर्वांचल में एंटर कर चुकी है। पूर्वांचल तो लग ही जाएगा, अंबेडकर नगर से बगल में आजमगढ़ पड़ता है तो ना। हाँ, बस पूर्वांचल आ ही गया। तो यात्रा पूर्वांचल में आ चुकी है। ये अंबेडकर नगर है। कैमरे के पीछे हैं असद और मैं हूँ सिद्धांत। हमारे साथी विजय जो पूरी गर्मजोशी से इस यात्रा में लगे हुए हैं, लगे रहे मेरे साथ। मणिपुर से हमने शुरुआत की, हम बंगाल आए, हम सिक्किम गए, दार्जिलिंग, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, फिर हम बिहार घूमे, फिर हम यूपी में एक एक्सटेंसिव यात्रा की। फिर कुछ पर्सनल वजहों से विजय को, हमारे साथी को, वापस दिल्ली लौटना पड़ा। फिर मोहम्मद असद हमारे साथी इस पूरी बातचीत में हमारे साथ हैं और होपफुली वो आगे तक रहेंगे। और मेरी और असद भाई की ये बातचीत हो रही थी कि क्या चुनावी बहसें, जो यूपी की खासकर चुनावी बहसें हैं, वो अभी तक स्टूडियो से बैठ के देखते थे, ललन टॉप के न्यूज़ रूम से बैठ के देखते थे। और असद ने मुझसे कहा कि नहीं, अब तो ग्राउंड पे आ गए हैं, तो हमने देखा है कि यूपी वाले जब बातचीत करते हैं तो सबको अपनी बात कहनी होती है ना? सबको अपनी बात कहनी होती है, सबको कहना होता है कि हम सबसे ज़रूरी बात कह रहे हैं, है ना? सबका इम्पोर्टेंट होता है। जी। तो ये है, तो असद भाई गियर अप, ये यूपी है और ये अकबरपुर यानी ज़िला मुख्यालय जो है उसके लोग हैं। अकबर, ये हाँ अम्बेडकर नगर 55 है। ये अम्बेडकर नगर 55 है। रितेश पांडे वर्सेस लालजी वर्मा। रितेश पांडे जो बसपा से थे, भाजपा में आ गए, और लालजी वर्मा भी बसपा से सपा में आए। जी। और दोनों टर्न कोड, दोनों बसपा के थे, दोनों टर्न कोड आपस में लड़ रहे हैं। लालजी वर्मा की एक हिस्ट्री ये भी है कि लालजी वर्मा को पहली बार सदन भेजा था नेताजी ने, विधान परिषद, आई थिंक 1989 में। और आप नेताजी कह रहे हैं, मैंने आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। हम नेताजी को इसलिए कहते हैं क्योंकि नेताजी ने ही इस जिले को जो मान सम्मान दिया है, नेताजी ने या चाहे बहन जी ने दिया था, बहन जी ने क्योंकि ये जिला बनाया था, उसके बाद जो दिया बहन जी ने दिया, उसके बाद फिर शुरुआत में लड़ाई नहीं करनी होती है, थोड़ा गर्म होने दीजिए, इंजन थोड़ा गर्म होने दीजिए। फिर 2012 में यहाँ पे जब सपा ने पाँचों की पाँचों सीटें जीती थी, उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी बचा कुचा काम बहन जी ने छोड़ा था वो सब नेताजी के या समाजवादी पार्टी के सरकार में लगभग पूरा हुआ था। जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पे एक लोहिया सभागार बना हुआ है। आज की डेट में जितने भी आपके यहाँ ग्राम सभाओं के उनकी ट्रेनिंग होती है, जो एक संविदा पे रखे गए हैं सारे सहायक, उनकी पूरी ट्रेनिंग वहीं पे ही होती है। उस लोहिया अर्पित वर्मा। मैं एडवोकेट हूँ, लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ भैया, आप अपनी वाली बात बोल लीजिए। क्या नाम है आपका? अमन मेहरोत्रा। अमन, बताइए भाई। जैसे लोहिया जी के बारे में उन्होंने बोला, लोहिया जी की जन्मभूमि ये है। एक लोहिया सभागार के अलावा भाई कुछ कहीं गिना पाए लोहिया जी के लिए जो मुलायम सिंह ने यहाँ पे करा हो। जबकि लोहिया जी की सपा के कार्यकाल में ये जिला कैंसिल हो गया था, दोबारा जिला बनाया गया। और ये जिला अगर ये लोहिया की भूमि थी, उनका क्या नाम ही नहीं लग गया था, सिर्फ वो नाम के हैं लोहिया। समाजवादी पार्टी में सिर्फ नाम के लिए लोहिया हैं, बाकी उनके लिए एक लोहिया सभागार बना देने से उनका सम्मान हो गया। उनकी एक मूर्ति तक जिले में नहीं लग पाई थी। बात बताइए, कुछ नहीं। भाई ने खुद ही कहा कि नेताजी ने रुके हुए काम करा है। एक मिनट, तो भाई खुद ही लोहिया सभागार के अलावा कोई और नेताजी का काम लोहिया जी के लिए जिले में गिना नहीं पाए। और जबकि लोहिया की जन्मभूमि है, यही शहजादपुर में उनका परिवार रहता है लोहिया जी का। आज उसकी स्थिति क्या है जाके वो देख लेगा, उनके लिए उन्होंने क्या करा है। लोहिया जी का पूरा परिवार यहाँ रहता है, आप चल के देख लीजिए। लोहिया जी के नाम पर समाजवादी ने लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य किया है, उसके अलावा समाजवादी ने यहाँ कुछ नहीं किया है।
आप वहाँ जाइए, बबलू टेलर हैं, उनके घर के परिवार के ही हैं। आप वहाँ की स्थिति से अगर रूबरू होना चाहें, आप हमारे साथ चलें, हम आपको पूरा दिखाएं वहाँ। उनके हमारे दादा लोगों ने करा, हमारे घर पे 3 डॉक्यूमेंट्री शूट हो चुकी, लेकिन आज तक भी समाजवादी का कोई भी नेता हमारे घर नहीं। बॉम्बे से फिल्म वाले पहुंच के मेरे घर पहुंच गए। मेरे घर पे 3 लोहिया जी को डॉक्यूमेंट्री शूट हुई, आज भी उनका रूम है, अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा पदाधिकारी हमारे घर पे नहीं आ पाया। सब यहीं आते हैं, हवाई पट्टी से रैली करके निकल जाते हैं। उनको सुध नहीं है कि शहजादपुर में उनके परिवार, उनके पालन पोषण करने वाले लोग रहते हैं और समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम पे वोट लेना चाहती है। और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि जो लोहिया से जुड़े उनको भूल के, लेकिन लोहियावादी सिद्धांतों पे चलने की कसम खाते हैं। लोहिया पे बात हो रही थी, मैंने बोला कि आपसे जवाब लूंगा, आप दीजिए जवाब। जी, अभी जैसे इन्होंने लोहिया जी का वो इनकी एक्सटेंडेड फैमिली है। और इनको बता दें हम कि अभी पिछले चेयरमैनी का चुनाव था तो वो भाजपा में ही ज्वाइन कर गए थे, और उससे पहले जब उनका था तो उनकी परिवार को जो थे, कौन ज्वाइन करा था भाजपा में? लोहिया जी के परिवार के लोग, जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनकी, वो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन नहीं कह सकते, उसके एक्सटेंडेड फैमिली बोल सकते हैं। तो वो लोग हैं, वो लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए। और उसके पहले जब नेताजी, आज भी उनके परिवार के कई लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन, कई तरीके, बहुत तरीके की, हर तरीके का उनको सेवा, जो भी कह सकते सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई गई। और अभी भाई बोल रहे थे अस्पताल की बात, तो मैं इनको बता दूं, अस्पताल अभी टांडा में 300 बेड का अस्पताल किस सरकार में बना? समाजवादी सरकार में बना 300 सही अस्पताल। और हर जितनी भी CSC PSC है सबका एक्सटेंशन हुआ, सब बढ़ गया। और भाई एक चीज़ ये बता दें, भाजपा कार्यकाल में यहाँ पे कौन सी एक ईंट रखी गई है? एक ईंट कोई बता दें, कोई काम ऐसा जो यहाँ पे रखा गया? बताइए। भाई साहब 2 कॉरिडोर लग रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना पूर्वांचल में, और क्या बनना चाहिए? अम्बेडकर नगर पूरे जिले का सौंदर्यीकरण हुआ। भैया आप देख सकते हैं सिविल लाइन यहाँ था ही नहीं। आज की डेट में आप चलिए सिविल लाइन आपको दिखाऊं, कितना अच्छा हो गया, लोग बैठते हैं। जो चाइनीज होती हैं वो सिविल लाइन, चाइनीज लाइट नहीं, लाइटें भैया कहाँ लगी हैं? लाइटें सब अपने देश की हैं। चाइनीज जो कहने का मामला है इनका, ये अपना है। ये कह रहे हैं, रही बात भैया गरीबों को सुविधाएं, बच्चा पेट में आया, माँ को पुष्टाहार से लेकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 5000 रुपया, फिर उसके बाद उसकी सुकन्या योजना के तहत विवाह, और गरीबों आयुष्मान कार्ड, क्या नहीं दिया गया गरीब? और इनके सरकार में गरीब वही मरते थे खाने के लिए। नेताजी लपचुआई करते थे, कमीशन के बदौलत अगर मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं मिलता था उनको। बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं रहती थी। अकबरपुर में हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पूरे भारत देश में हो, सपा के कार्यकाल में बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता था। बेटियां निकलती थी तो उनके माताएं सोचती थी घर से बाहर गई हैं तो शाम तक आएंगी कि नहीं आएंगी। ये कार्यकाल था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको एकजुट सम्मान देने का काम किया है अपने कार्यकाल में। जी, परिभाषा यही सुन लीजिए, इस इलाके के परिवहन मंत्री है रामचंद्र राजभर जी, शुरू से लेकर अभी तक विधायक है, आज तक बस स्टैंड यहाँ नहीं बनवा पाए। तो क्या विकास की बात करेंगे? यही फ्लाईओवर है, आप 100 मीटर आगे जाएंगे, माननीय बहन जी ने इनको चालू करा था। मुलायम सिंह यादव सरकार में 5 साल लटका रहा, दोबारा जब बहन जी की सरकार हुई, फ्लाईओवर का काम कंप्लीट हुआ। ये विकास की बात करते हैं। लोहिया जी को कह रहे हैं कि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनका पालन पोषण करा उन परिवार ने, हमारे दादा लोगों ने करा। आज तक उस परिवार का किसको पेंशन मिलती है? हमारे घर में तो किसी को नहीं मिलती। विनोद शर्मा जी हैं, उनके परिवार वालों ने करा, बेचारे पान की गिमटी लगाते हैं, उनको किस तरीके की पेंशन सेवा मिलती है? अगर वो कह रहे हैं भाजपा ज्वाइन करी, तो भाजपा उनकी नीतियों से जो उनका प्रभावित होकर करी, क्योंकि सपा ने उनको पूछा नहीं, भाजपा में उनको मान सम्मान मिला, इसलिए वो भाजपा में गए। ना कि वो सपा अगर इतने अच्छा उनका पालन पोषण करती, लोहिया का परिवार क्यों भाजपाई होता? लोहिया का जो मूल परिवार है जो भाजपाई है, और ये लोहियावादी होने का दावा करते हैं। ये कौन सा दोहरा मापदंड है इनका? पूरा सम्मान पंडित नेहरू जी ने भी दिया। और लोहिया जी हमेशा, लोहिया जी कांग्रेस से हैं, आपके कपड़े से पता चला। हाँ, लोहिया जी को हमको बड़ा गर्व है इस बात। लोहिया जी यही इसी धरती के हैं, इस बात का हम सभी लोगों को गर्व है। और हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि लोहिया जी हमारे बीच के रहे, समाजवादी विचारधारा के पुरोधा और जनक, और उनको पंडित नेहरू हमेशा सदन में रखे, चाहे वो कभी चुनाव हारे भी हों, तब भी रखे। माननीय नेताजी तो सदन में नहीं रखे भैया। माननीय नेताजी जब पावर में आए तो लोहिया जी कब तक थे, कब तक नहीं, उनका वो इतिहास जाने, कब उनकी डेथ हुई, कब हुआ। लोहिया जी का सम्मान यहाँ से निकल कर लखनऊ में किया गया। उनके नाम पे हॉस्पिटल बना राम मनोहर लोहिया, जहाँ बिना किसी भेदभाव के लोगों का इलाज हो रहा है। और अपने प्रदेश के ही नहीं, अन्य जो प्रदेश हैं आसपास के, उनके भी पेशेंट आते हैं, उनका भी इलाज होता है। लोहिया जी का नाम पे वो लखनऊ में हॉस्पिटल है, उसका भी इलाज होता है। नहीं होता भैया, जड़ को छोड़कर कोई पेड़ बड़ा नहीं होता। जड़ को छोड़कर कोई पेड़ बड़ा नहीं होता। यहाँ भी
लखनऊ की तो बात हो नहीं रही है, ये अंबेडकर नगर की बात हो रही है कि उनका क्या हुआ। अब आजकल यूपी गवर्नमेंट सबसे योगी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, नंबर 1। इंटरनेशनल अफेयर्स पे भारत आगे जा रहा है, नंबर 2। गरीब तबके को जो है सारा रोजगार मिल रहा है, और उसके बाद क्या कहते हैं उनको पेंशन मिल रही है, पुरानी पेंशन। अंबेडकर नगर से अयोध्या तक के लिए 4 लेन हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, यहाँ पे क्या कहते हैं औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हमारे सर शिक्षक कर्मचारी, इस शिक्षक पूरा चुनाव लगाने में खुद शिक्षक हूँ, मेरा पीठासीन पे लगा है, लेकिन हम लोग वोट पार ओपीएस, इतना शिक्षक कर्मचारी परेशान है सर। और ये जनता इस पूरे लोकतंत्र को खड़ा करने में शिक्षक कर्मचारी लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ इस आपके चैनल के नाम से लोहिया जी के धरती पर, मेरा नाम नीरज यादव है सर। मैं चाहता हूँ जी सर, मत बोलिए भैया, सस्पेंड मैं देखिए सर, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षक कर्मचारी लगे हुए हैं, मानी ये जो लोकतंत्र है, ये जनता है, ये मैं चाहता हूँ इस शिक्षक कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी, क्योंकि शिक्षक कर्मचारी भी इसी समाज से जुड़े हुए हैं, इसी समाज के लिए काम करते हैं। और राष्ट्र निर्माण में कक्षा 1 से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षक बहुत लगन से पूरे समाज का निर्माण करता है। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे अटेवा के बैनर तले हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे पे सरकार एक्शन ले, जितने भी कर्मचारी हैं उनका ओपीएस बहाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव के बाद इस पे पूरा विचार किया जाएगा। इन लोग नहीं 2022 से ही विचार, बहुत सुधार हुआ भैया इन लोगों के लिए, पेंशन सब सुधार किया जाएगा। एक सेकंड भाई सब सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आएगी ऐसे, सुनिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ओपीएस पे विचार किया जाएगा, तो जैसे पार्टियां वादा कर देती हैं बहुत सारे ना मैनिफेस्टो में, तो बीजेपी ने या किसी भी पार्टी ने, मतलब मैं तो चाह रहा हूँ बीजेपी ने और एलाइड दलों ने ये वादा क्यों नहीं किया कि हम ओपीएस बहाल करेंगे? अभी तक नहीं भाई साहब। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं एक राष्ट्रीय पार्टी बना लूँ, हमको सरकार में आना नहीं है, तो हम वादा कर दें कि घर घर नौकरी देंगे और सबको हेलीकॉप्टर देंगे। काम तो करना नहीं है, तो हमको वादा नहीं, मैं बता रहा हूँ एक राष्ट्रीय पार्टी मैं खुद बना लूँ, तो ऐसे है इन लोगों का आना नहीं, सरकार में फर्जी वादा करना है। हम लोगों को जमीनी स्तर पे काम करना है। और मैं कह रहा हूँ चुनाव के बाद हम लोग कोई नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा चुनाव के बाद इस पे विचार किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का नजर है इन लोगों के ऊपर, इस पे पूरा। जैसे लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आएगी तो ओपीएस देगी, जो ये नीति चोरी, घोषणा पत्र में हमारे घोषणा पत्र में है सर, जो ये नीति ली है 5 किलो राशन जब भाजपा दे रही है, उनकी नीति चोरी करके कह रहे हैं हम 10 किलो देंगे, और इनके मैनिफेस्टो में भी कहीं नहीं मेंशन है, इनके मैनिफेस्टो में कहीं मेंशन नहीं है कि हम 10 किलो अनाज देंगे। ये बाद में जब यूपी में चुनाव आया है तब इसको लेके आए हैं। दूसरी बात, मेरी बात बहुत ठीक है। तो जो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ओपीएस देगी, तो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो ये नीति भी तो उन्होंने चोरी कर ली। 5 किलो राशन जब भाजपा दे रही थी तो समाजवादी ने क्यों नहीं कहा? राशन नहीं मिल फ्री मिल रहा था, 1 रुपए किलो मिल रहे थे, 1 रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए किलो नकद। हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, कि भूख से कोई मरने न पाए, ये पहले से हमने कानून बना रखा है। गूगल के जमाना सर्च कर लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भोजन का अधिकार कब पास हुआ? डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार में। ये कुछ नहीं किए हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिससे आप चलते हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बजट था, वहां से केंद्र से नहीं सर आपके पास आएंगे, वहां से पहले से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया। करीब लोग आने जाने लगे, फिर हमारे मोदी जी योगी जी आए उसका उद्घाटन करने। ये कौन सी बात है? एक बात बताए, और भी लोग आप अपनी बात सवाल पूछिए भैया, जैसे ये चलिए एक लाइन बोलूंगा बस, एक सेकंड भाई, कैमरा मत ब्लॉक करो ना, कैमरा मत ब्लॉक करिए। जैसे मैं ये कह रहा था भैया, जैसे भैया कह रहे थे लोहिया जी के यहाँ पे आप क्या गया भैया, अम्बेडकर नगर लोहिया भवन बन गया, अम्बेडकर नगर में लोहिया भवन बन गया, लखनऊ में लोहिया हॉस्पिटल है, कैंसर इंस्टीट्यूट
मेरी बात सुन लीजिए, आपके साथ आए, आप सुनिए, लखनऊ है, यहाँ की भी बात सुनिए भैया सुनिए, रुक जाइए भैया हम बता रहे हैं, 1 मिनट सुन लीजिए, फोन भैया ये कह रहे हैं, मैं बात कह रहा हूँ जी, अम्बेडकर नगर में 7 साल की सरकार रही भाजपा की, आज तक एक ईंट उन्होंने क्या किया भैया? अम्बेडकर नगर में क्या किया भाजपा के सांसद जी? 5 साल योगी जी की सरकार रही भाई साहब, क्या कुछ नहीं, कुछ अम्बेडकर नगर क्या बिल्डिंग बना? कोई आज तक आया? कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, कोई इन्वेस्टमेंट आया? भैया आ रहे समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक फिर से बन गया, लोहिया भवन बन गया, पराग डेयरी बन गया। इस सरकार 10 साल की सरकार में क्या हुआ भैया? 10 साल 7.5 साल की सरकार में क्या किया योगी? कब्जा नहीं, सत्यम भाई कब्जा नहीं कर रहे हैं अपनी बात। अर्थव्यवस्था की बड़ी बात की जाती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो राशन पर डिपेंड हो गए हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था क्या है भाई साहब? 140 करोड़ में 80 करोड़। अरे सवाल जवाब नहीं हो रहा है भाई, सवाल जवाब नहीं हो रहा है सवाल। तो मेरा कहना है कि खाली झूठे वादे हैं, जनता को हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, जनता बहुत असंतुष्ट है और आने वाली 25 तारीख को जनता दिखला देगी। आने वाली 25 तारीख को, आने वाली 25 तो ये खटाखट वोट पड़ेंगे, खटाखट। 70 साल बाद भी अगर हमें लोगों को राशन देना पड़ रहा है, यानी हमारी पुरानी सरकारों की कुछ रीत और रिवाज ऐसे रहे होंगे जिसके कारण हमें राशन पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, ना कि हम ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारा देश विकसित होगा। अगर आज भी हम राशन पे चुनाव लड़े तो इंदिरा गांधी के काल से 6वीं पंचवर्षीय योजना से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, आज भी कांग्रेस गरीबी हटाओ नारा भी टुकी है। क्यों गरीबी हटी नहीं? 10 साल इनकी केंद्र सरकार थी, क्यों नहीं हटी? और 2004 से लेके इस देश में सिर्फ जो अनपढ़ पैदा हुए, समाजवादी सरकार ने शिक्षा का घर से पहुंचा दिया, जो है सिर्फ नकल और अशिक्षित पैदा किया है। हाँ, जैसे ही यहाँ पे अम्बेडकर नगर जिला, यहाँ हर किसी को पता है, अगल बगल के जिलों से कंपैरिजन किया जाए, साक्षरता का मामला हो, नौकरी का मामला हो या संपन्नता का मामला हो, ये जिला हमेशा उगल रहा है। लेकिन नौकरी की जब बात आती है, आप 2017 से उठा लीजिए, लगातार वैकेंसियाँ सब लीक हो रही हैं। अभी रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं, 69,000 की भर्ती जो थी, उसमें कितना बड़ा सरकार ने खुद मान लिया है कि ओबीसी जातियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उसके बाद कोर्ट ने, ओबीसी कमीशन ने दिया, कोर्ट ने सरकार ने 6800 लोगों की नौकरी दी, कोर्ट ने रद्द कर दी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, 600 दिन से लड़के वहाँ पे अन्याय, सबके साथ अन्याय होता। मेरा बड़ा भाई खुद 6800 वैकेंसी का उससे प्रताड़ित, उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन इस सरकार ने अभी तक उसको संज्ञान नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि इस जिले में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे 8-10 शिक्षक ना हो, और ये इस वैकेंसी से कोई ऐसा गांव नहीं है जिससे लोग प्रभावित ना हुए। और रही बात यूपीपी की, यहाँ पे कम से कम आप मान के चलें, कम से कम 50,000 बच्चों ने यूपीपी नौकरी की वैकेंसियां भरी थी, और सब जो भी इससे प्रभावित हुआ, चाहे आरओ रहा हो, चाहे यूपीपी रहा हो, जो भी इससे प्रभावित हुआ, आप जान सकते हैं कि किस तरीके से वो भाजपा के विरोध में आज खड़ा होगा। क्योंकि भाई अगर कोई भी परिवार जाता है इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली तैयारी करने, तो वो यहाँ पे भाई ये परिवार भेजता है तो 8-10 हज़ार 15,000 रुपये महीने उसका खर्चा आता है। अगर वो बीएड करके 3 साल तैयारी करता है, 4 साल तैयारी करता है, नौकरी देने जाता है और घर आता है देखता पेपर लीक हो गया है, तो उसके भविष्य का क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बिल्कुल 2012-17 सपा गवर्नमेंट थी, लोक सेवा आयोग इलाहाबाद कितना भ्रष्ट था, अनिल यादव कार्यकाल में कितनी घोटालाबाजी हुई इसी सपा गवर्नमेंट में, और जब से योगी सरकार आई लोक सेवा आयोग में कभी कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई नहीं। और सुनिए, जो पेपर सुनिए 2015 में पीसीएस का पेपर लीक हुआ, ठीक, अनिल यादव कार्यकाल में। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आरओ पेपर लीक हुआ 17 में। सुनिए, ये पहली बार नहीं भाजपा में लीक हो रहा है, 15 में लीक हुआ, 17 में लीक हुआ है, और ठीक है, और लगातार। हाँ, अब सुनिए, और उसके बाद 12-17 तक लोक सेवा आयोग में करप्शन चरम पे था, सीबीआई जांच तक लगी थी, ठीक है। और समीक्षा अधिकारी का सुनिए, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है, शिवपाल की लिस्ट आने के बाद बदल गया नंबर। समीक्षा अधिकारी से लेकर लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, सारे चीजों में इनका रेट फिक्स था, सबका
सारे परीक्षाओं में इनका रेट था, उसका रेट था, जो पैसा देता था उसी को वही पास होता था, जो पढ़ लिख के जाता था वो फेल हो जाता था ऑटोमेटिक इनकी सरकार में। और ये बात कर रहे हैं पेपर लीक की। सुनिए, अब एक बात सुनिए, एक सेकंड, अब इनका जवाब सुनिए। नहीं, एक पॉइंट, बस एक पॉइंट। चलिए, ये जो बता रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, इस गवर्नमेंट में पेपर लीक होता सरकार मान लेती है, सपा गवर्नमेंट में मानती नहीं पेपर लीक हो रहा है। और 2015 में बता रहा हूँ, दोनों पेपर लीक हुआ, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर कैंसिल ही नहीं हुआ है। आप चेक करिए वहाँ भाई साहब पेपर लीक होने के बाद उसी पेपर पे भर्ती हो जाता था। कोई जानता नहीं, मंत्री कोटा, मुख्यमंत्री कोटा, फला मंत्री कोटा, इनके चाचा उनके नाना सबको भर्ती हो जाती थी। इसमें पेपर लीक करने के बाद पुनः पेपर कराएगी सरकार और 1 रुपया नहीं लगना है। जैसे 2000 क्या होता था भाई मैं 2017 से ये लोग सरकार में हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। 2017 से भाजपा सरकार में है उत्तर प्रदेश में, और 2017 में इनको जगह दीजिए ना, इनको जगह दीजिए ना। अरे आप यूपी में यार, यूपी में 2017 से यूपी में भाजपा सत्ता में है। और 2016-17 के समय में एक 56 एसडीएम वाली लिस्ट का वायरल होने का बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया था आईटी सेल द्वारा भाजपा के। लेकिन अभी मैंने दुष्प्रचार था, बिल्कुल, अभी आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी ने स्वीकार किया है 56 एसडीएम वाली लिस्ट। भैया क्या बात कर रहे हैं आप? अखिलेश जी ने उसको स्वीकार किया है कि यादव लोगों को एसडीएम हुए हैं। विधानसभा की रिकॉर्डिंग है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि सर भाई लेट मी स्पीक, ठीक है। वह विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड में दिखा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड भी मैं दिखा भी दूंगा। अखिलेश यादव ने पूछा सरकार से कि 56 यादव की लिस्ट हमको दे दीजिए और जो जांच करनी है आप कर लीजिए। आज तक कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं लगी, ना कोई सीबीआई जांच, और पेपर लीक की बात हो रही है, किसी वैकेंसी की बात हो रही है। भाई आप सरकार में, आप जांच कराते, जेल भेज देते जो भी अधिकारी थे। एक चीज समझाइए, यानी अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? ठीक है, एक आता हूँ सर, आता हूँ। अब आपका ही नंबर होगा। देखिए, यानी 12 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, 17 से 22 तक योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, 22 से 24 आ गया, योगी आदित्यनाथ सरकार चल रही है। मैं अब एक स्टूडेंट हूँ, पेपर लीक की बात करूँगा केवल। ना अखिलेश यादव आपके पार्टी, जो आप जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव के समय पेपर लीक और भर्तियों में गड़बड़ी में रुकावट हुई, न इनकी इस पार्टी के ये समर्थक हैं, न इनकी पार्टी में इसकी कोई रुकावट आई। हर जगह चलता ही रहा, पेपर लीक भी हुए, भर्तियों में गड़बड़ियाँ भी हुई, सरकारें मानती न मानती अपनी सुविधा के हिसाब से करती रही। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा तो दिल टूटा ना सर। मैं तो दोनों ही सरकारों से नाखुश हूँ। तो बस वही तो बात है कि इसीलिए तो इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं, छात्र बदलाव चाह रहे हैं। आएगा कौन भाई साहब, आएगा कौन? अब मैं इनकी बात सुनता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं गरीब परिवार से सुन लीजिए। ये लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं। इसमें लोग बदलाव चाह रहे हैं। पेपर लीक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हुआ है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो उसमें हिसाब किताब होगा। ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें देश का मुद्दा है भी है। इसमें प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को सपना है कि देश को मजबूत करना है, ठीक है ना। ये लोकसभा का चुनाव है। 2047 तक मोदी जी का सपना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस सपने को साकार करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो करेगा क्या वो? भाई साहब ये सब पागल होके घूम रहे हैं, उल जलूल बातें कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। उल जलूल मुद्दा है नहीं, पेपर लीक हर सरकार में होता है, पेपर लीक हर सरकार में होता है। जब वो पकड़े जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के गुर्गे ही रहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के ही लोग रहते हैं। इनसे पूछिए भाई साहब, एक बताएंगे इनका। सर मैं सर ब्रिजेश सोनकर हूँ जी, मीरानपुर रहने वाला हूँ। सर शांत हो जाए, शांत। मैं सर ब्रिजेश सोनकर, एक मिनट। मैं भी सर व्यापारी हूँ, छोटा मोटा व्यापारी, ठेला छाप हूँ। क्या नाम है? ब्रिजेश सोनकर। सर मैं जो है ठेला लगाता था, मेरे घर शौचालय नहीं बना था, मेरे घर शौचालय नहीं था, मेरा घर पन्नी का था सर। लेकिन इस सरकार योजना ने क्या मेरे साथ काम किया है, उज्जवल योजना दिया, लाइट कनेक्शन दिया और प्लस घर योजना दिया। सर घर योजना दिया। और मैं 50,000 लोन लिया था मुद्रा लोन से, आज मेरे पास 10 लाख का लोन है, मुद्रा लोन भाजपा गवर्नमेंट ने किया सर। जी मतलब आपको आवास मिला है? जी शौचालय मिला है? जी सर। उज्ज्वला मिला है? जी सर।
बाकी सर ये है उस सरकार में ये हुआ रोजगार मिल रहा है। आता हूं आपके पास। सर उसमें ये हमको ये अच्छा लगा है, वो कोई जात कोई धर्म कोई जात कोई धर्म नहीं देखा उसने, सबको योजना यही दिया है, भोजन दिया है। सुनिए, सारी योजनाएं पहले से सबके पास योजना मिला सर, केवल नाम बदले गए। जैसे इंदिरा आवास था, उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिए। तो कांग्रेस की देना है। नहीं, इंदिरा आवास तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी हमारी, हम पहले से कोटे थे, पहले से कोटे पे राशन तो पहले मिलते थे, मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी भी मिलती थी। बंद हो गया मिट्टी तेल। ये इन्होंने बंद किया ना, कांग्रेस ने थोड़ा बंद किया मिट्टी का तेल। ये तो एक सेकंड, इंदिरा आवास में और प्रधानमंत्री आवास में जितनी राशि मिलती है, दोनों में तो अंतर है। अब जब समय बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, तो थोड़ा सा राशि बढ़ी गई है और ज्यादा कुछ नहीं। जीएसटी कितनी है? रोटी खाते हैं उस पर जीएसटी है, दाल पे जीएसटी है। 60 रुपये 55-60 रुपये ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस सरकार में रही होगी 50 रुपए। सरकार टैक्स तो लेगी ना। अरे टैक्स अब जीएसटी लगा देगी हर चीज पे लगा देगी। सारी हमारी जो मूलभूत बातें हैं, सारी बात पर जीएसटी लगा दिया। हर काम के लिए आपको टैक्स देना है, और उस टैक्स को कैसे इकट्ठा करते हैं? ईडी भेजते हैं और भेजते हैं। हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ले लिया। अरे क्या 1952 से चुनाव हो रहे हैं? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चुनाव नहीं होते थे? पहला चुनाव 1952 में हुआ। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड बिना लगाए आज तक चुनाव नहीं हुए? चुनाव हुए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड सर एक सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बना दे केवल बस। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो कंपनी जो व्यक्ति दान करेगा उसमें कूपन खरीदेगा, उसकी जानकारी भारत सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को रहेगी। तो क्यों नहीं? उसका रिकॉर्ड रहता है। हाँ, टैक्स देना कभी कभी ऑन रिकॉर्ड होता है भैया जी, टैक्स देना ऑन रिकॉर्ड भी होता है। जैसे इनकम टैक्स देते हैं, जिनको भी सैलरी मिलती है, उनकी आय जो है निर्धारित है। 2 मिनट, तो महंगाई भाई साहब ये कह रहे हैं सारी योजनाएं पहले से चल रही हैं। अगर सारी योजनाएं पहले से चल रही हैं तो कई गांव ऐसे अभी आपको दिखा दे वहां लाइट और खंबा नहीं लगा था, 5 साल के अंदर लगा। जब पहले से था तो कैसे खंबा लाइट फिर से लग रहा है? और गैस का कनेक्शन अगर पहले से सबके पास था तो चूल्हे पे खाना क्यों बना रही थी? इनका मुद्दा। और राशन ये फ्री दे रहे थे, अभी अब बता रहे हैं 2 रुपया 4 रुपया किलो दे रहे थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे हम बता रहे हैं, इनके प्रधानमंत्री जी कहते थे आज के समय में किसान सम्मान निधि किसान के खाते में 2000 जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है। इनके प्रधानमंत्री कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं जनता के बीच, वो 5 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा 5 पैसा, अब डायरेक्ट पहुंच रहा है। प्राइमरी में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तक जूता कपड़ा नहीं मिला। बोलो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सर राजन सिंह है। सबसे पहले मैं आपके विश्व स्तरीय चैनल लल्लन टॉप को बधाई देना चाहता हूं, आप लोग हमारे यहाँ आए। दूसरी चीज़ यही समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं, चैनलों को जो यहाँ पे आते हैं चैनल दिखाने, उनको गो बैक का नारा लगाते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये लोग। और दूसरी चीज़ समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं पूछना चाहता हूँ, जब सैफई महोत्सव होता था लंदन से बग्गियाँ आती थी, किसका पैसा लगता था? अब क्यों नहीं बग्गियाँ आ रही लंदन से? क्यों नहीं आ रही है? जनता का पैसा लूटा जा रहा था। मैं समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बग्गियाँ आ रही है? सवाल मेरा। बग्गियाँ जो घोड़े गाड़ी आते थे लंदन से आती थी, लंदन से आती थी बग्गियाँ। आप ये सवाल पूछिए इंडी गठबंधन के लोगों से। स्थानीय मुद्दा ये है, आप आज जहाँ खड़े हैं इस लाइट में खड़े ना, मारुति त्रिपाठी। मारुति जी अभी मैंने कैमरे में कैद भी है वो, आप पीछे खड़े होकर नारे लगा रहे थे। मैं लगा रहा था। हाँ, तो ठीक है, तो मैं लगाऊंगा ही। नहीं, अगर लगाएंगे तो चले जाइएगा। एक सेकंड, मैं क्योंकि मैं ये तो मेरा मुद्दा सुन लीजिए। सर सुन लीजिए, या कौन नारा नहीं लगाया? मेरी बात सुन लीजिए, मैं सबको कहूंगा, जो भी मुझे दिखाई आ रहा है मैं उसको बोलूंगा। नारा एक सेकंड, अगर नारा लगाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। बोलिए। एक सेकंड, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है, आप जहाँ चौराहे पर खड़े हैं, अगर सपा सरकार में यही घंटों में लाइट आती, शिफ्ट में आई रहती थी कि 12 बजे मरेला में लाइट आएगी फीडर पे, 3 बजे उस लाइट पे, इसी मई के महीने में 12 बजे तक रात तक सड़कों पे खड़े रहते थे बेना लेके।
आज इस सरकार, एक सेकंड, इस सरकार में 1 मिनट, इस उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि भाई साहब ये है, आप यहाँ लाइट में खड़े होकर यहाँ डिबेट करने आए हैं। इस सड़कों पे आप आए होंगे, कहीं पेट का पानी नहीं हिला होगा, आपके कहीं पेट का पानी नहीं हिला होगा, नहीं तो ये गड्ढे से क्या बताएं, पेट का पानी उल्टी होती थी खाना खाने के बाद। सही बता रहा हूँ, आप खा के निकलिए गाड़ी से। भाई साहब, हमसे तो समाजवादी पार्टी कई नेता कहने लगे कि भाई साहब आपकी सरकार चाहे कुछ काम करे या ना करे, लाइट के मुद्दे पे इतना अच्छा काम कर रही है। पहले हम लोग लाइट जलाते थे जैसे मोमबत्ती जलती थी, पंखा तो चलता ही नहीं था। हम लोग 2017 के बाद पंखा खरीदे, किसी घर पंखा नहीं चलता था। आज की डेट में सब पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, नहीं तो किसी घर वॉशिंग मशीन सब पैक करके रख दिए थे भाई साहब। लाइट की जो स्थिति पैदा हो गई थी, आज के समय लाइट नंबर 1 पे है भाई साहब। लाइट का बात करते हैं इंडिया अलायंस वाले क्रोनी कैपिटलिज्म की, मोदी जी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो इनकी आर्थिक सुधार की नीति क्या है? आज तक उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ बताई कि कैसे देश में सिर्फ 80 लाख रोजगार पैदा किए जा सकते हैं जो केंद्रीय वैकेंसीज आती हैं। 30 लाख खाली है, 30 लाख को देने के बाद उनके पास क्या योजना कि बाकी सबको कैसे वो समायोजित करेंगे? उसके लिए कहीं ना कहीं उनके पास बैकअप प्लान है कोई? क्या बैकअप प्लान होना चाहिए? बैकअप एंटरप्रेन्योरशिप को आप बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों नहीं टेक्निकल नॉलेज के लिए ऊपर फोकस करते हैं स्कूल के ऊपर? मोदी जी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चालू करा, स्टार्टअप इंडिया करा, अब मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों को रोजगार करने, स्वरोजगार योजना का लाभ दिया कि लोग छोटे छोटे रोजगार करें जिससे अपने आप को वो अपने घर की आय जो है जनरेट कर सकते हैं, अपने घर की इनकम जनरेट कर सकें। क्या इनके पास कोई प्लान है कि 30 लाख वैकेंसी के अलावा बाकी लोगों को कैसे वो समायोजित करेंगे? बात करते हैं बड़ी सबको समायोजित कैसे करेंगे? एक ही डंडे से सबको हाँकना चाहते हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं ठीक है वो पार्टी करे, लेकिन मैं नौकरियों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि नौकरियों पे बात तो नौकरियां तो चाहिए ना लोगों को। रोजगार तो मतलब रोजगार और नौकरी में तो देखिए डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों दो चीजें हैं। हाँ, रोजगार तो भाई कोई भी अगर अपना धंधा शुरू कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो रोजगार में सब कुछ गिना जाएगा। हाँ, लेकिन नौकरी तो ये आप नौकरी, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, और ये तो डाटा ही है ना कि कई सारे विभागों में कई सारे पद खाली हैं, है कि नहीं? 30 लाख पद तो खाली हैं। 30 लाख तो सरकारी नौकरी जो रुकी कहाँ है? 30 लाख वैकेंसी की बात करते हैं कि 30 लाख वैकेंसी के पद खाली हैं, ठीक है। 30 लाख वैकेंसी वो एक दिन में कैसे भर देंगे? क्या वो नए पद को कैसे सृजित करेंगे? उसके लिए उनके पास प्लान किया, क्यों नहीं मैनिफेस्टो में लेके आए? बात करते हैं एक दिन में हम सारे लोगों को रोजगार दे देंगे, कैसे देंगे वो? उसके पीछे बजट, उसके लिए बजट वो कहाँ से, एडिशनल बजट कहाँ से लाएंगे जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है लोड ना पड़े? अल्टीमेटली वो टैक्स बढ़ाएं, 7 सालों में नहीं खाली हुई। अल्टीमेटली वो टैक्स बढ़ाएंगे। टैक्स का लोड किस पे आएगा? जो टैक्स परसेंट है इंडिया का सिर्फ 2% है, उसी के ऊपर वो लोड आना है। अगर 2% को देश चलाना है तो फिर वो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात क्यों करते हैं? देश में सबसे छोटा या तो प्रधान होता है, फिर सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। भाजपा सरकार ने ऐसी पारदर्शिता लाई है, पहले प्रधान लोग चेक काट लेते थे, गांव में विकास नहीं होता था। आज की डेट में आप मोबाइल पे ऑनलाइन पेमेंट देख सकते हैं, कौन सी सड़क बनी है, कौन सी नाली बनी नहीं बनी। ये पारदर्शिता भाजपा सरकार ने लाया है। नहीं तो पहले सपा सरकार में क्या होता था, काम नहीं होता था धरातल पे, उसका पेमेंट हो जाता था, लोग चेक काट के, सिक्योरिटी चेक काट के पैसा ले लेते थे, जेब में भर लेते थे। और आप जाके प्रत्येक गांव में देख लीजिए, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां मनरेगा के माध्यम से इंटरलॉकिंग, नाली, ये सब ना बना हो। और मनरेगा का बजट प्रत्येक वर्ष 20,000 करोड़ बढ़ी रहा है। पिछली बार 60,000 था, अब की बार 86,000 करोड़ है। गांव में 5 साल मोदी जी अगर रह गए तो गांव में कोई सड़कें नहीं बचेंगी जो पक्की ना हो जाए, इंटरलॉकिंग ना लग जाए, नाली ना बन जाए। उसको जी आइए, उसको जी भैया, वो बोलना चश्मा वाला लड़का कौन? भैया एक थोड़ा सा हमारे भाई साहब गाना, थोड़ा सा एक गाना गा दीजिए, कोई बात नहीं। अरे कौन गाना गाते हैं क्या? जी गाने के माध्यम से प्रचार करते हैं। बढ़िया गाना प्रचार करते हैं, गाने के माध्यम से। आइए। अरे नेताजी चलो मिस कर रहे थे आपको। अरे नहीं हाँ? अरे क्यों नहीं, जयराम भैया, जयराम। मैं एकदम आपके साथ, मैं तो आप फिलॉसफी से एमए हूँ। फिलॉसफी से एमए हैं? हाँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ। कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? हाँ। वहाँ तो काफी बनता है, मतलब अमरूद तो बारे बहुत पसंद है। आज भी मैं 11 बजे रात में भी अमरूद खा सकता हूँ। हाँ, 11 बजे रात में भी मैं अमरूद खा सकता हूँ। इलाहाबाद में तो अपना भी कोई अमरूद बनाते हैं ना वो लोग हॉस्टल में? हाँ, बहुत बांध के बनाते हैं। अमरूद नहीं, टमाटर। दाल चावल और चोखे का जो आनंद है, वैसा स्वाद रोज खाते हैं। पूरी दिल्ली तक कहाँ तक गए, दाल रोटी खूब खाए, चावल खाए, लेकिन जो वहाँ मिठास है, मेरे ख्याल से वो भाई कुंभ नगरी है। बहुत देवता लोग। हाँ, कब तक रहे आप इलाहाबाद में? मैं 91 से लेके, और समझ लीजिए कि
2001 तक, भाई साहब एक आता हूँ करीब 10 साल, करीब 10 साल सर। बहुत सही, अरे बहुत सही, मेरा बचपन आपने याद दिला दिया। मैं पहली बार कब बस में गया था अपने चाचा के साथ, अपना पूरा इंटरव्यू दे रहे हैं। वो भी मुझे इलाहाबाद बहुत पसंद है, बहुत अच्छा। अरे छोड़िए ये सब छोड़िए, ये आ रहा हूँ, निकाल दियो अब। अरे कोई बात नहीं, बस आ रहा हूँ, 2 मिनट दो। ये बात बताइए, आप लोग हॉस्टल में भी अमरूद का पेड़ लगाते हैं? वहाँ पे हॉस्टल में अमरूद का पेड़ लगाते थे आप लोग? हॉस्टल में हमारे जर्दे के डिबिया में लपेट के बोते थे उसको। अरे मैं बेसिकली मैं स्पोर्ट का आदमी, हॉस्टल में थे? पीसी बनर्जी, पीसी बनर्जी में सबसे पहले मैं उतरा हिंदू उसी जस्ट बगल बनता भी था ताराचंद्र में। कभी ताराचंद में ना, मैं गया हूँ ताराचंद। कभी नहीं सर, बनता था हिंदू हॉस्टल में और हॉलैंड हॉल में, हॉलैंड हॉल और हिंदू में। हॉलैंड हॉल यहाँ पे भगत सिंह का कमरा है। बदनाम मत करिए, कोई कुछ लोग होंगे, कुछ लोग कोई एक आध कोई होगा, मैं नहीं जानता हूँ। हमसे ज्यादा पहले आप पढ़े होंगे, पढ़े हम भी वहीं से हैं, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ। अच्छा, आप अमरूद उगाए हैं? आप अमरूद उगाए हैं वहाँ पे? नहीं, अमरूद उगाए, अमरूद देखे उगता हुआ। और इतना है कि मेरा पुत्र भी पीसी बनर्जी जी में ही है, पीसी बनर्जी हॉस्टल में वो भी रहता है। नजर बनाए रखिएगा लड़के पे। जिसके पिता रहते तो कोटा रहता वहाँ पे हॉस्टल में। लड़के पे नजर बनाए रखिएगा। नहीं हमारे भाई, हाँ भाई, नहीं कहाँ गए भाई साहब? आ रहा हूँ, आपने शोर शराबा बहुत आता हूँ, सुनूंगा। हमारे भाई के गान एक सुनूंगा भाई। एक सेकंड, क्या करते हैं आप? जी पढ़ाई करते हैं, अब की बार बीएड कंप्लीट किया है। बीएड कंप्लीट किया है। बीएड कंप्लीट किया है, अच्छा। लोग बता रहे हैं आप गाना गा के प्रचार करते हैं पार्टी का। प्रचार करते हैं, उसी गाने के माध्यम से, एक लाइन का गाना है, उसी से बताना चाहते हैं कि देश की क्या स्थिति है, या यूपी की जनता चाहती क्या है। हाँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या? जो अपने पार्टी का गाना तो गा लीजिएगा अपने मन से। पार्टी का गाना नहीं है, अरे आपके प्रचार का गाना है। नहीं, जनता का गाना है, जनता का गाना ठीक है। है। जनता जो कह रही है क्षेत्र में सुनने को मिल ठीक है, जनता का गाना गा लीजिएगा। अरे सुनिए, जनता का गाना गा लीजिएगा आप, लेकिन उसके बाद मेरे मन का 2 गाना सुनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा भाई, सुनाएंगे कि नहीं? पहले अपना वाला गाना गा लीजिए आप। गुल्लू छोड़ दीजिए इसको। यूपी की जनता बोले गलती से न होगा मिस्टेक, कब होना आई है अब अखिलेश भैया, आई है। राहुल गांधी के आने की बात है, बात तो राहुल गांधी जी की है, अखिलेश के आने की बात तो अभी है नहीं, राहुल गांधी जी के आने की बात। मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मैंने अपना पट्टा भी निकाल दिया है, ठीक है। आना तो भैया राहुल जी को है। 2017 तक। क्या नाम है दोस्त आपका? आलोक सिंह, आलोक भाई, ALOKSINGH, SINGH, ठीक है। मैं किसी जाति विशेष से नहीं हूँ। मैं अभी कितना बजा रहा साहब, अभी मैं टाइम देख रहा हूँ, सॉरी, 10:15 हो रहा है। 10:15, 4 बजे उठता हूँ, 14,180 रुपया कमाता हूँ मेहनत से। कोई सरकार खाने को नहीं देने वाली है, रोजगार देने वाली है, कोई भी सरकार हो, ठीक है। कहने मतलब मैं अगर कर्म करूंगा तो मेरे को फल मिलेगा। 2017 के पहले जो सरकारें थीं वो विकलांग बना चुके हैं जो युवा हैं। ये नकल माफिया सरकार थी, इसके पहले जो भी थी, वो जो भी सरकार थी सर, देखिए आगे मैं एक चीज भैया, मैं एक चीज भैया, देखिए भाई साहब, सुनिए क्या नाम है भैया? अनुराग भाई, भाजपा आज तक कहीं अच्छा काम नहीं किया। अम्बेडकर नगर। अरे अनुराग भाई सुनिए, चुप। हाँ बताइए। चुप सर, मैं एक युवा हूँ और 2017 के पहले मैं 12th और इंटर जब तक किया। आप कह रहे हैं 2012 से 17 तक सरकारों में नकल ज्यादा होता था, 17 ज्यादा होता था। अगर मैं कहूँ मैं नकल से पास हुआ, मैं स्पष्ट कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। मैं सौरभ जी का पूरा मैं चैनल भी सब्सक्राइब किया अपना। हाँ सर, थैंक यू सर, आपको जैसे ठीक है, मेरा चैनल बनाया और मैं कहूँ कि मैं रीजनल मैनेजर बन जाऊँ तो वो तो पॉसिबल है नहीं, है कि नहीं। मैं योग्य हूँगा तो मैं, मेरे को आप जैसे हैं, अगर आप योग्य हैं तो आज कैमरा लेके खड़े हैं, अगर मैं योग्य हूँगा तो आज रीजनल मैनेजर बनूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो सरकारें हैं आज के युवा को विकलांग बना चुकी हैं। ये जो भी लोग भाई हैं, मैं आप, ठीक है, बेरोजगारी चाहे जो भी है, अगर हम योग्य हैं, आज 10:30 हो रहा है,
मैं मेहनत करके आ रहा हूँ। मैं पढ़ा नहीं, मैं नकल से पास हुआ, तो आज ये कंडीशन है। अगर मैं पढ़ा हो तो पास हुए? बिल्कुल। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं नकल से पास हुआ हूँ। और 2017 के पहले जो भी सरकार थी, योगी सरकार आने के बाद किस क्लास में नकल से पास हुए? किस क्लास में नकल से पास हुए? इसके पहले ग्रेजुएशन तक मैं नकल से पास हुआ। कब ग्रेजुएशन हुआ आपका? मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं जॉब करता हूँ। अरे ग्रेजुएट, अरे तो सर आप इतना लंबा बता दिए। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर मैं योग्य हूँ तो मेरे को नौकरी मिलेगी, अगर मैं अयोग्य हूँ तो मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी सरकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं योग्य हूँ तो मेरे को नौकरी मिलेगी। सर हाँ भाई साहब, ये आप कैमरे पे ना ये बोल के जा रहे हैं कि मैं नकल से पास हुआ और मैं योग्य भी हूँ। दोनों तो अलग अलग बातें हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं योग्य हूँ, ठीक है, तो मेरे को नौकरी मिलेगी, अगर अयोग्य हो तो मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आप ये नहीं बता ग्रेजुएशन किस साल में किए आप? नहीं। अरे बता दीजिए, नकल से पास हुआ। अरे नहीं 12-17 भैया एक चीज आज भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। सीसीटीवी कैमरे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नहीं पहले से लगे हैं, ये बात कहिए। वो सब व्यवस्थाएं होती हैं, एक दिन में देश विकसित नहीं हो गया। ले भैया, अरे क्या बोलूं, जैसे कुछ पूछेंगे। आप इतना जोर से बोल रहे थे, बोलना नहीं, इधर से कह रहे थे लोग। हाँ बताओ भैया, बताओ भैया। हम कह रहे सीसीटीवी लगा, पहले सीसी था, टीवी कहाँ था? टीवी तो ही सरकार में आया, मोबाइल टीवी सरकार में आया है। आप बताइए, आज वैक्सीन देखी जा रही है, उसमें पोलियो पिलाया जाता तो नहीं लोग कह रहे थे पोलियो क्या हो रहा है। भाई पोलियो हम लोग कहते नसबंदी हो रही थी, तो राहुल गांधी, राजीव गांधी कुछ नहीं। देखिए पोलियो, दूरसंचार की क्रांति, जो ये कैमरे सब चल रहे हैं, ये सब 5G में चल रहे हैं, इसके जनक हमारे राजीव गांधी जी थे। उन्होंने दूरसंचार क्रांति के जनक है राजीव गांधी। तब उन्होंने जब कहा, सदन में कहा कि अब जो है ऐसा फोन बनाएंगे और जो बिना तार का होगा, क्योंकि तार वाला टूट जाता था, तार वाला था, तो लोग ताली बजाए, हंसे विपक्ष के लोग, क्यों बिना तार वाला बनाएंगे। अरे बिना तार वाला बनाए नहीं तो कैसे बना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए आ गए हैं पूरे भारत में। क्या जब उसको बना के उसका इस्तेमाल भी इन्होंने किया। आप नहीं चोरी, भाजपा ने क्या चोरी बोल चुके, सुनिए थोड़ा सा। ज्यादा ना बोलिए, भाई साहब नहीं बुरा नहीं बात करते। मुस्लिम लीग सरकार बनाए, मुस्लिम लीग के साथ शिक्षा माफिया घूमते थे, नौकरी देने के बाद युवाओं के साथ छला करके लोग पैसा वसूली करके नेता नगरी के लोग। आज के डेट में कोई ठगी नहीं कर सकता पूरे प्रदेश में युवाओं के साथ। बिल्कुल योगी जी के शासन में, मोदी जी के राज में कोई भी ठगी नहीं कर सकता। अगर आज भी पेपर लीक होता है, जो पेपर लीक करने में दोषी हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करा रही है सरकार। पेपर की ये तो भाई साहब, आईसीएसई का पेपर लीक नहीं होता था, उसका भी इस बार लीक हो गया। आईसीएसई बोर्ड का पेपर आज तक लीक नहीं हुआ, लेकिन उसका भी लीक हो गया, केमिस्ट्री का पेपर इसी साल यही इसी बोर्ड में मोबाइल चेक करिए। नहीं दो कुछ दिन पहले की खबर। अरे भाई सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई बनारस से भाई 25 रुपए थे सिलेंडर, आज का साल में कहाँ पहुंच गए? एक मोटरसाइकिल जो 40। विकास कितना हो गया ये भी देखिए। चलिए इस बहस को बंद करते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।